नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, आज हम पॉलिटी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे। साथियों, अक्सर छात्रों में ये भ्रम रहता है कि वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि उनका नागरिकता कंप्लीट हो गया है, तो वो गलतफहमी में है, क्योंकि नागरिकता में केवल आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक ही नहीं है, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। और जब वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो साथियों, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इस टॉपिक से भविष्य में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमने ट्रिक कंसेप्ट के साथ ग्राफिक्स का भी यूज़ किया है, जो आपको अच्छे से समझाएगा। तो साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और अपने हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि संविधान की जो नागरिकता है वो परिभाषित नहीं है कहीं भी। ठीक है, संविधान में कहीं भी नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है और इसका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 2 में दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक मेंशन है। नागरिकता से संबंधित जो भी विधि निर्मित करने की शक्ति जो है वो किसके पास है? तो भाई, वो संसद के पास है। और इसकी कौन व्यक्त करता है ये बात? ये करता है आर्टिकल अनुच्छेद 11। इस अनुच्छेद के अधीन संसद अपनी शक्ति का प्रयोग करके भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित करी थी। इसके अलावा 1985 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2019 में संविधान संशोधन हुए हैं। अब बात करते हैं संविधान के लागू होने पर, निम्न 4 आधारों पर नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम केवल आर्टिकल 5 से लेकर के बात करें 5, 6, 7, 8 की, तो 4 आधार हैं जिस पर नागरिकता दी जाती है। अब उसको ज़रा समझेंगे इस ग्राफिक्स के माध्यम से। तो पहला है अधिभाष के आधार पर, और ऐसा आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? अधिभाष के आधार पर। तो साथियों, जैसा आप ये देख रहे होंगे इस चित्र में कि ये जो है गोला, ये क्या दर्शा रहा है? तो साथियों, ये राज्य यानी आपका देश, इसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है साथियों, तो जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में अगर जन्मा है, ठीक है, अगर ये कोई व्यक्ति है, अगर वो इस राज्य यानी भारत में जन्म लिया है उसके आधार पर, या उसके माता पिता, ठीक है, अगर माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है तो उस आधार पर, यानी कि जन्मा होगा तो अधिवास तो यही होगा ना। तो इस आधार पर तो ये आपका ये 2 पॉइंट हो गए कि या तो खुद जन्मा हो या उसके माता पिता जन्मे हो, इस आधार पर। ओके, और तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो तो भारत का नागरिक होगा। अब यहाँ प्रारंभ से बात की जाती है तो 26 जनवरी 1950। तो आपको बस ये जान लेना है कि संविधान में वर्णित जो भी नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं वो केवल संविधान के प्रारंभ पर, यानी कि 26 जनवरी 1950 नागरिकता के बारे में है। जबकि अभी आपने देखा था ना नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 ये क्या करता है? ये संविधान के लागू होने के बाद भारत की नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के बारे में है। ठीक है, और बाकी जो है आपके आर्टिकल हैं इसमें 5, 6, 11, वो क्या है? संविधान के प्रारंभ को लेकर चलते हैं। ठीक है साथियों, मुझे लगता है, आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं है तो आप कमेंट करें। अब अभी हमने बात करी थी अधिवास के आधार पर, तो दूसरा पॉइंट आता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन के आधार पर। ठीक है, पाकिस्तान से आप चित्र में देख रहे होंगे
कि देखिए पाकिस्तान से अ, भारत को प्रव्रजन, प्रव्रजन का मतलब होता है क्या, माइग्रेशन, ठीक है। तो अब इसमें क्या, अब इस चित्र से आप क्या समझ पा रहे होंगे, आप मुझे बताइए। तो देखिए अनुच्छेद 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन के आधार पर, मतलब कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से उस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है मान लो था, तो भारत के राज्य क्षेत्र को मतलब माइग्रेट किया हो, ठीक है, तो इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। अब उसमें क्या है, तो एक तो उन्होंने एक तरीका ये निकाल दिया कि माइग्रेशन अगर किया है तो पॉइंट ए उन्होंने ये दिया, यदि वह या तो वह, ठीक, या उसके माता पिता, या उसके दादा दादी, ठीक, जिसे पितामह पितामही कहते हैं, या नाना नानी जिसे मातामह और मातामही कहते हैं, नाना नानी को मातामह और मातामही कहते हैं, और दादा दादी को पितामह और पितामही कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये अगर कोई जन्मा है भारत में, ठीक है, तो इस आधार पर। फिर दूसरा उन्होंने ये क्लॉज लगाया बी, बी का फर्स्ट ये कहता है कि जब, ठीक है, जब ऐसा व्यक्ति जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले प्रव्रजन किया है, ठीक है, यानी कि माइग्रेशन किया है, और अपने माइग्रेशन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र पर, राज्य क्षेत्र में सामान्य तौर पर निवास कर रहा हो, ठीक है, ठीक, या भारत में रह रहा हो, उस आधार पर। फिर दूसरी शर्त उन्होंने लगाई 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद, यानी कि यहाँ तो पूर्व की बात करी गई है, उससे पहले अगर रह रहा, अगर उसने माइग्रेशन किया है और माइग्रेशन की डेट से भारत में रह रहा है तो इस आधार पर मिल जाएगा। और दूसरी उन्होंने ये लगाई कि 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद में माइग्रेशन किया है, लेकिन नागरिकता के लिए उसने क्या किया है, पंजीकरण करा लिया है। किससे साथियों, पंजीकरण किससे करा लिया है, तो भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से, ठीक है साथियों, तब उसको ये मिल जाएगी नागरिकता। तो आपको ये देखना है कि अगर माइग्रेशन किया है पाकिस्तान से भारत की ओर तो दो तरीके हैं, एक तो जन्म के आधार पर, और बी में क्या दिया है, कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट कौन सी दी है, कट ऑफ डेट, ये कट ऑफ डेट दी है 19 जुलाई 1948। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 19 जुलाई 1948 ही क्यों भाई, जब संविधान खत्म, मतलब समाप्त, जब कंप्लीट हो गया था 26 जनवरी 1950 में, जब स्वीकार कर गया था, वो डेट क्यों नहीं दी इसमें, 19 जुलाई 1948 ही क्यों दी। तो साथियों आपको पता होगा कि जब बहुत तादाद में लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत गए तो लाखों में लोगों की हत्याएं हुई, और चोरी डकैती बलात्कार जैसे तमाम काम हुए जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा तो संविधान निर्माताओं ने भी नहीं सोचा होगा, और ये इस देश के पाकिस्तान और भारत के नेताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि बंटवारे के बाद ये हालत होगी कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। तो जब ये संख्या इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, तो इसमें हुआ क्या कि नेहरू जी ने 19 जुलाई 1948 को ये घोषणा करी कि देखिए, और इसमें भीमराव अंबेडकर का भी समर्थन था कि 19 जुलाई 1948 को उन्होंने एक डेट घोषित कर दिया कि भैया इस तारीख से पहले और इस तारीख के बाद माइग्रेशन करेंगे तो भाई हमारी ये शर्तें होंगी। लेकिन पूर्वी पंजाब के भूपेंद्र सिंह ने इसका बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप ये डेट क्यों दे रहे हैं, आप संविधान जब समाप्त हो जाए, कंप्लीट हो जाए, वो वाली डेट दे दीजिएगा। तो उनकी जो बात थी, उनका जो तर्क था तो मजबूत, लेकिन वो माना नहीं गया, और 19 जुलाई 1948 को एक कट ऑफ डेट घोषित कर दी गई कि भैया इससे पहले अगर आपने माइग्रेशन किया है तो आप रह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस तारीख को या इस तारीख के बाद अगर आपने माइग्रेशन किया है तो फिर भैया एक शर्त है हमारी कि आप पंजीकरण करवा लीजिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पाकिस्तान से भारत को माइग्रेशन के आधार पर अगर दी है तो दो चीज़ें हैं, एक तो जन्म के आधार पर और एक कट ऑफ डेट के आधार पर। तो आर्टिकल 6 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
और इसको याद करने का एक तरीका और है कि आर्टिकल 6 जो है वो पाकिस्तान से, ठीक है, वो पाकिस्तान से इंडिया को माइग्रेशन के ऊपर आधार पर दिया गया है, ठीक है। इसको हम आर्टिकल 6 को हम बोल सकते हैं पाई, पाई है ना, पाई मतलब पाकिस्तान टू इंडिया। फिर है हमारा नेक्स्ट कि आर्टिकल 7 क्या कहता है। तो इसमें यह कहता है कि कुछ लोग थे जो पाकिस्तान को क्या कर गए, पाकिस्तान को प्रबंधन कर गए, ठीक है, और फिर वापस लौट के भारत आ गए। तो उनके लिए फिर आर्टिकल 7 बनाया गया, ठीक। जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से बस वहाँ पे कुछ उन्हें दिक्कत हुई होगी, कुछ समस्या हुई होगी, तो वो वापस भारत आ गए, तो उनके लिए फिर आर्टिकल 7 है। अब उसमें क्या दिया है आर्टिकल 7 में, आप इसमें देख भी रहे होंगे कि जिस तरीके से ये लड़का इंडिया से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से वापस इंडिया में आया है, तो उसने क्या बनाया है, एक आकृति बनाई है 7। और मैंने जानबूझ के ये आकृति इसलिए बनाई है जिससे आपको इस चित्र से याद हो जाए कि भैया आर्टिकल 7 का जो संबंध है वो पाकिस्तान को माइग्रेशन करने वाले लेकिन फिर वापस लौटने वाले व्यक्तियों के लिए है। तो भाई आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। अब हम उसको ठीक से विस्तार पूर्वक बताते हैं, ठीक। तो साथियों अब हम बताते हैं कैसे। तो देखिए 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेशन करके पाकिस्तान गया, ठीक, और वहाँ से वैध अनुमति लेकर के, ठीक है, वहाँ से वैध अनुमति लेकर के यानी कि परमिशन लेकर के भारत में स्थायी रूप से, ठीक है, भारत में स्थायी रूप से रहने के लिए लौट आया हो, तो ऐसी कंडीशन को इक्वल टू 6B माना जाएगा। आर्टिकल 6B अभी हमने बात करी है कि आर्टिकल 6B क्या था भाई। तो पंजीयन द्वारा नागरिकता मिल रही थी ना उसमें आर्टिकल 6B में कि भैया तुम अगर इस तारीख से 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आए हो तो भाई तुम पंजीकरण करा लिए हो तो मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो आर्टिकल 6B के इक्वल माना जाएगा इसको भी, ठीक है। बहुत इजी है और मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ समझाने को है भी नहीं, लेकिन अगर आपने दिमाग में बस ये डेट्स वगैरह समझा ली, एक बार अंडरस्टैंड कर ली, तो बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ मतलब दिक्कत आएगी आपको बिल्कुल भी, ठीक है भाइयों। तो 6B के प्रयोजन के लिए 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेशन किया समझा जाएगा और पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 8। भाई आर्टिकल 8 इमेज के पीछे छिप गया है, तो मैं इसको बता देता हूँ कि भाई ये आर्टिकल 8 है। अब आर्टिकल 8 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 8 के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो जो बाहर के किसी देश में आमतौर में निवास कर रहे हैं और उनके माता में या पितामही यानी दादा दादी या नाना नानी यानी कि मातामह या मातामही में से कोई भी भारत में जन्मा हो तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वे नागरिकता के लिए भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में, ठीक है, भारत सरकार द्वारा जैसे कि आपने देखा होगा कि भारतीय दूतावास होते हैं ना विदेश में, तो अभी लड़का आपने देखा होगा ओमान में, तो ओमान का भारतीय दूतावास में जाएगा वो, ठीक है। तो वहाँ क्या करेगा भाई, तो वही भारतीय दूतावास को संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन करके पंजीकरण करा लेता है, तो भैया नागरिकता उसको मिल जाएगी। अब पूरी बात आपको समझ में आ गई कि अगर ये लड़का जो आप देख रहे हैं ये लड़का कहाँ है भाई, ओमान में है। अब ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, अब विदेश की बात हो रही है। तो भाई आर्टिकल 8 जो है वो क्या बता रहा है, वो बात कर रहा है आर्टिकल इंडिया और विदेश की, इसमें पाकिस्तान वगैरह की बात नहीं हो रही है इसमें, ठीक है। और आर्टिकल 6 में था क्या, पाई पाकिस्तान टू इंडिया, और आर्टिकल 7 में तो क्या क्या था, IPI यानी कि इंडिया टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया। अब
आर्टिकल 8 में है वीआई। वीआई मतलब विदेश और इंडिया। ठीक, तो अगर वो व्यक्ति जो है वो विदेश में रह रहा है और भारत का नागरिक है, ठीक है, क्योंकि उसके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, इनमें से कोई भी अगर जिसका जन्मा है तो वो भैया भारतीय दूतावास में जाएगा और वहाँ से क्या करेगा, संविधान के प्रारंभ या पश्चात की एक डेट दे रखी थी ना, 26 जनवरी 1950 के, उसके आधार पर आवेदन करेगा और पंजीकरण करा लेगा। तो इस आधार पर उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो आर्टिकल 8 जो है वो वीआई है। आर्टिकल 8 जो है वो वीआई यानी कि विदेश और इंडिया के बीच में कैसे नागरिकता मिलती है उसके बारे में है। अब बात करेंगे भैया आर्टिकल 9 के बारे में। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से नागरिकता अर्जित कर ली है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति इंडिया का है, अमेरिका, कनाडा की उसने अपनी मर्जी से नागरिकता ले ली है, तो भैया उसको क्या भारत का नागरिक रह जाएगा? बिल्कुल नहीं रह जाएगा। तो उसकी ये उन्होंने शर्त रखी है आर्टिकल 9 में। भाई याद कैसे करें? बहुत ईजी है, एक ट्रिक है। 9 9 क्यों है? तो देखिए आर्टिकल 9 में दे रखा है क्या, नागरिकता नहीं रहेगी। और नो का मतलब भी क्या होता है? नो को आप क्या कहते हैं? एन ओ, नो सिटीजनशिप, नागरिकता नहीं रहेगी। तो 9 को नो में बदल करके आप इस ट्रिक से याद कर लेंगे कि भैया आर्टिकल 9 का संबंध नो 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 सिटीजनशिप से है। ठीक है, अब समझते हैं आर्टिकल 10 को। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, नागरिक समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाए जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। ठीक है, मतलब ये कहने का है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, तो अगर ऐसा कानून संसद बनाता है तो फिर वो भारत का नागरिक बना रहेगा। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं समझने वाली। अब याद कैसे रहे? तो देखिए नागरिक बना रहेगा, तो हमने एक वर्ड पकड़ लिया बना। तो बना का जो हमने वर्ड बन है ना, बन, शुरू का वर्ड बन, उसको वन समझेंगे। और अंतिम वर्ड ना है, ना का मतलब जीरो होता है, तो हम ऐसे कर लेंगे। तो वन और जीरो क्या बन गया? 10 बन गया, नहीं बन गया? तो हमने ये जो वर्ड पकड़ लिया ना, बना रहेगा। आर्टिकल 9 कह रहा नहीं बना रहेगा, नो पकड़ा वहाँ पे हमने, यहाँ पे बना रहेगा। इतनी बेहतरीन ट्रिक आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरे खुद की बनाई हुई ट्रिक है भाई। और अगर ये मिल जाए तो मुझसे 1,000 रुपये का इनाम ले लीजिएगा। ये मेरी मौलिक ट्रिक है, लेकिन आज के बाद आप देख लीजिएगा कि जो यूट्यूब वीडियो बनाते होंगे उन्होंने ये देख लिया तो ये ट्रिक वो भी अपने वीडियो में शामिल कर लेंगे। और भाई देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ट्रिक शामिल कीजिए, ज्ञान बढ़ना भी चाहिए। और मैं जानबूझ के बहुत सी ट्रिक है मेरे पास, मैं जानबूझ के नहीं डालता हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप सब कुछ ट्रिक पे डिपेंड हो जाएंगे तो फिर आपका मौलिक ज्ञान क्या है? फिर कुछ नहीं है। तो मैं ज़्यादा जोर जो है कंसेप्ट पे देता हूँ, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो नए बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उनकी सुविधा के लिए मैं कुछ ना कुछ ट्रिक डाल देता हूँ। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हो सकता है कि जो आपको अन्य चैनलों पर ना मिल रहा हो वो यहाँ मिल जाए। तो भाई ज्ञान का खजाना बहुत है, पर आपको मेरा समर्थन करना पड़ेगा। पैसे से नहीं कर सकते हो तो भाई लाइक तो कर ही सकते हो। चलो साथियों, आर्टिकल 10 हो गया है। अब बात करेंगे आर्टिकल 11, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के तथा नागरिकता संबंधी अन्य विषयों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। ठीक है, यानी कि नागरिकता को कैसे प्राप्त, किसी व्यक्ति को कैसे मिलेगी, कैसे उसकी खत्म होगी, ये संबंध, ये जितने भी कानून है ना, उसकी सारी पावर किसके पास है? वही संसद बना सकती है इसके ऊपर कानून कि किसकी नागरिकता दी जाए, किसकी नागरिकता छीनी जाए। ठीक, अब नोट करने वाली बात यह है कि नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, तो आर्टिकल 11 के अनुसार। अब देखते हैं, अब इसकी प्राप्ति जो है वो 5 तरीकों से होती है। कैसी? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, और पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और अगर कहीं पे भूभाग अर्जन हो जाए, यानी कि इंडिया है और इंडिया ने क्या किया है, भारत ने कोई ऐसा क्षेत्र जो है वो
अर्जित, मान लीजिए कि ये जो है चाइना है, चाइना का जो क्षेत्र है ये ले लिया, पाकिस्तान का लाहौर ले लिया, तो इसके जो लोग होंगे ना वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक बन जाएंगे। किसके द्वारा? भूभाग अर्जन के द्वारा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है समाप्ति। समाप्ति 3 तरीके से होती है। अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करके, इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कि भाई मैं अपनी नागरिकता त्यागता हूँ तो भाई ले जा, और वंचित भी केस कर सकते हैं। अब नागरिकता से वंचित करने के कई कारण हैं, जैसे युद्ध के समय शत्रु की सहायता करने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर, यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर 7 सालों तक लगातार निवास करता है उस आधार पर, देशीकरण द्वारा अर्जित नागरिकता के 5 वर्षों के भीतर किसी देश में 2 वर्ष के कारावास से दंडित होने पर, कपट झूठ से देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने पर, और किसी भारतीय महिला द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, तो इन आधारों पर भी वंचित किया जा सकता है। अब बात करते हैं अनिवासी भारतीय, जिसको हम बोलते हैं NRI। अब आप पूछ रहे होंगे कि NRI क्यों बता रहे हैं, तो भाई इनसे प्रश्न आए हैं एग्जाम में कि अनिवासी भारतीय कौन होते हैं, प्रवासी भारतीय कौन होते हैं। तो भाई यही मैं समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आपने इसको समझ लिया तो भाई बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो अब आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सब बता रहे हैं। ठीक है, और जो बताने वाली चीज़ है वो बता नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि बताने वालों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अनिवासी भारतीय के बारे में। तो अनिवासी जो भारतीय हैं वो ऐसे अनिवासी भारतीय होते कौन है, पहले हम ये बता दें कि नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी NRI, इनको ही तो बोलते हैं। ठीक है, इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन, NRI, ऐसे भारतीय जो नौकरी या व्यवसाय के उद्देश्य से 182 दिन या उससे अधिक समय अवधि तक विदेशों में रहते हैं और भारतीय पासपोर्ट धारक होते हैं, उन्हें हम NRI या अनिवासी भारतीय बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य किसी विदेशी नियुक्तियों पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को भी अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है। इन्हें वे सभी लाभ प्राप्त होते हैं जो एक भारतीय नागरिक को होते हैं, अर्थात इन्हें आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है भाइयों, तो ये तो हो गए NRI। भारतीय मूल के व्यक्ति जिसे बोलते हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ऐसा व्यक्ति जो अथवा उसके पूर्वज भारतीय नागरिक रहे हों किंतु वर्तमान में व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता धारण किया है, अर्थात उसके पासपोर्ट विदेशी हों, ऐसे व्यक्ति भारतीय मूल के विदेशी नागरिक माने जाते हैं, जिसे बोलते हैं PIO। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग पहली बार सुन रहे हो, भारतीय मूल के व्यक्ति को पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन यानी कि PIO कहा जाता है। नोट करने वाली बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के नागरिक थे अथवा कभी थे, उनकी संतानों को भारतीय मूल का दर्जा प्राप्त नहीं होगा। वर्ष 2002 में भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए भारतवंशी कार्ड, जिसे बोलते हैं PIO कार्ड, प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कब हुई? 2002 में हुई थी। ठीक है, आपको बताना है कि 2002 में केंद्र सरकार किसकी थी, प्रारंभ हुई, जिसके तहत PIO का कार्ड जारी होने की तिथि से 15 वर्षों तक बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि PIO कार्ड अगर जारी हो गया है तो 15 साल तक उसे बिना वीज़ा आने की अनुमति मिल जाएगी। तो इतनी वैल्यू थी PIO कार्ड की। PIO को NRI की भांति आर्थिक, वित्तीय, शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हालांकि PIO को कृषि भूमि खरीदने, चुनाव लड़ने, मतदान करने एवं संवैधानिक पदों पर नियुक्त होने का अधिकार नहीं होता है। अब बात करते हैं भारत की समुद्र पारी नागरिकता क्या होती है भाई।
जिसे बोलते हैं OCI। OCI का मतलब है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। OCI नागरिकता का प्रावधान जो है लक्ष्मीमल कमेटी के आधार पर 2005 में लागू किया गया था और नागरिकता भारतीय मूल के नागरिकों को प्रदान की जाती है। यानी OCI नागरिकता जो है वो भारतीय मूल के नागरिकों को प्रदान की जाती है। OCI नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भारत में बिना वीजा के निवास कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को ना तो मत डालने का अधिकार है और ना ही संवैधानिक पद को प्राप्त करने का अधिकार होता है। नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1955 में। तो अभी हमने बात करी ना OCI की, उसके बारे में बात करेंगे अभी कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान लागू होने के समय अथवा उसके पश्चात कभी भी भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखता था, वह व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है और वह भारत के किसी भी ऐसे क्षेत्र में संबंध रखता हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, ऐसे व्यक्ति तथा उसके पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्री तथा प्रपोत्र प्रपोत्री को OCI कार्ड की सुविधा जारी की जा सकती है। तो वर्ष 2005 में नागरिकता संशोधन अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देश के नागरिक भारतीय मूल को यानी कि ओवरसीज भारतीय नागरिकता यानी OCI कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि भाई OCI कार्ड क्या है। ठीक है साथियों, तो दरअसल दुनिया के कई देशों में दोहरी नागरिकता की सुविधा है, लेकिन भारतीय नागरिकता कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है। साथियों समझ में आ रही है बात? मतलब आप देख रहे हैं कि बहुत से देशों में दोहरी नागरिकता है, अमेरिका में है कि नहीं है, लेकिन इंडिया में तो एकल ही नागरिकता है। अब वो भी बेचारा कहीं बाहर चला गया तो वो तो बेचारा मर गया, उसकी तो नागरिकता खत्म हो गई है ना। तो देश की नागरिकता वो ले लेता है तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है। तो भाई ऐसे बहुत से लोग थे, लाखों में थे ऐसे लोग, ठीक है, जो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में आके बस गए और वहाँ की नागरिकता वो ले चुके हैं, लेकिन उनका भारत से भी क्या है, कनेक्शन है। तो इन लोगों की भारतीय नागरिकता छोड़ने के बाद और भारत आने के लिए वीज़ा लेना पड़ता था। तो कितनी सब समस्या होती होगी। अब पंजाब में तो आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ की नागरिकता ले लिए हैं और फिर पंजाब भी आते हैं 2 साल 3 साल बाद, तो फिर उनको वीज़ा लेना पड़ता है। तो ऐसे लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए भारत सरकार ने 2003 में, ठीक है, PIO कार्ड का प्रावधान किया। ये कार्ड 10 साल के लिए जारी किया जाता था। देखिए पहले PIO कार्ड जो था वो 10 साल के लिए जारी किया जाता था। अब मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। पहले PIO कार्ड जारी किया जाता था, ठीक है, 2003 में ये लॉन्च हुआ था, उसका प्रावधान किया गया था और ये कार्ड 10 साल के लिए जारी किया जाता था। इसके बाद भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस 2006 में हैदराबाद में OCI कार्ड देने की घोषणा करी। ठीक है, 2006 में या 5 में कह सकते हैं, 5-6 में OCI कार्ड देने की घोषणा करी और काफ़ी समय तक PIO कार्ड और OCI कार्ड और PIO कार्ड ये दोनों का चलन चलता रहा संग संग। ठीक है, लेकिन 2015 में PIO कार्ड का प्रावधान जो है वो ख़त्म कर दिया गया और OCI कार्ड को चालू रखा। ठीक, अब बात करेंगे कि OCI कैसे मिल सकता है ना। तो व्यक्ति या तो पहले भारत का नागरिक रहा हो, जो व्यक्ति है या तो पहले भारत का नागरिक रहा हो इंडिया का, या उसके माता पिता, ठीक है, भारतीय नागरिक रहे हों और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, कुछ देशों में ये सुविधा नहीं मिल सकती है। ठीक है, इन लोगों को नहीं मिल सकती सुविधा। और OCI एक तरह से जीवन भर रहने, काम करने, सभी आर्थिक लेन देन की सुविधा देता है ये। ठीक, और साथ OCI व्यक्ति बिना वीजा भारत भी आ सकता है और ये जीवन भर के लिए माना जाता है। तो कितनी भैया इतनी सुविधा कहीं मिलेगी कि भी जीवन भर में आपको कोई दिक्कत ही नहीं लेने की। तो इतनी वैल्यू थी इसकी OCI कार्ड की। ठीक, और ये भारतीय नागरिकों की तरह सभी अधिकार हैं, लेकिन वे 4 चीज़ें नहीं कर सकते ये OCI कार्ड धारक। एक तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते भैया, ठीक है, अभी भी मैं बताता हूँ। एक तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है, वोट नहीं कर सकते हैं,
गवर्नमेंट जॉब नहीं पकड़ सकते हैं, किसी भी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को नहीं पकड़ सकते हैं, किसी संवैधानिक पद पर नहीं लड़ सकते हैं, और एग्रीकल्चर यानी खेती वाली जो ज़मीन है ना उसको नहीं खरीद सकते हैं। बाकी सब कुछ कर सकते हैं। और विदेश से आने वाले लोगों को 90 दिन से अधिक भारत में रहने पर पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन ओसीआई कार्ड धारक को इससे एक छूट मिली हुई है। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर विदेश से आएगा ना तो भाई उसको क्या करेगा, इंडिया में अगर वो 90 दिन से ऊपर रहेगा, 90 डेज से ऊपर रहेगा, तो भाई पुलिस में जाकर उसको क्या कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। लेकिन जो ओसीआई कार्ड धारक होगा उसके केस में ऐसा नहीं है। तो ये सब सुविधाएं इनको मिली हैं। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2015 के माध्यम से पीआईओ और ओसीआई को आपस में विलय कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि अभी तक आपने ये पीआईओ और ओसीआई दोनों को समझ लिया होगा, और नहीं समझ में आया है तो 2-3 बार इस टॉपिक को सुन लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। हो सकता है कि वीडियो लंबा होने की वजह से बहुत जल्दी समझाने का प्रयास किया हो, लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखो मैं आपको बताता हूँ एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ के बीच अंतर जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि आपको ये जीवन भर कन्फ्यूजन रहेगा कि अभी आपने पढ़ा कि भाई एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ क्या है ये बवाल। तो इसके बीच का डिफरेंस अगर जान लेंगे तो कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो साथियों अभी हम बात करते हैं एनआरआई की, अप्रवासी भारतीय। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसे भारत के बाहर, ठीक है, यानी कि इंडिया के बाहर, भारत के बाहर भारत के बाहर यानी कि विदेश में, ठीक है, विदेश में किसी विशेष कारण से लंबे समय के लिए रहना पड़े। और बाहर रहने के कई कारण हो सकते हैं भैया, या तो एजुकेशन हो सकती है, या बिजनेस हो सकता है, ठीक है, या सर्विस यानी कि नौकरी हो सकती है, तमाम कारण हो सकते हैं। तो इस कारण से वो अप्रवासी भारतीय बनते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ओसीआई। ओसीआई क्या है, ये क्या है कि एक प्रकार से दोहरी नागरिकता के समान है। अब मैं कैसे बताता हूँ कैसे है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। ये एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है यानी इंडिया का है, ये भारत है, और ये जो व्यक्ति है वो भारतीय मूल का है, और विदेशी नागरिक हो, भारतीय मूल का विदेश नागरिक है, यानी कि मान लीजिए ये अमेरिका में रहता है, भारतीय मूल का। क्लियर नहीं आ रहा फोटो, ठीक से समझाता हूँ। अब इसको जरा समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ये आप चित्र में समझिए कि ये जो है अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पे रहता है, और ये हमारा भारत, ठीक है, थोड़ा सा चित्र सही से नहीं बन पाया। तो ये अमेरिका में रहता है, लेकिन ये है भारतीय मूल का। तो भारतीय मूल का ये विदेशी नागरिक है, और जिसे भारत में रहकर लंबे समय के लिए काम करने की अनुमति अगर भारत सरकार दे देती है, काम करने की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त हो जाती है, और केवल भारतीय मूल का विदेशी नागरिक ही ओसीआई हो सकता है, अन्य कोई नहीं हो सकता है। आई बात समझ में। और देखिए अब बात करते हैं पीआईओ के बारे में। तो ये एक विदेशी, ठीक है, एक विदेशी जिसके पूर्वज कभी भारत के क्या रहे हों, भारतीय इसके पूर्वज कभी भारतीय मूल के रहे हों, ठीक है, तो उनको हम पीआईओ कैटेगरी में मानते हैं। प्रवासी भारतीय और प्रवासी भारतीय के बीच का अंतर ये है कि प्रवासी भारतीय का मतलब है कि इसका मतलब प्रवास करने वाला, और अप्रवासी भारतीय का मतलब है कि इसका मतलब प्रवास ना करने वाला, ठीक है। जो भारतीय विदेश में रहते हुए परंतु उसके नागरिक नहीं हैं उनको तो हम प्रवासी भारतीय बोलते हैं, जैसे एनआरआई वगैरह। और अप्रवासी भारतीय के केस में यह है कि जो भारतीय विदेश में रहते हैं और उस देश के नागरिक भी बन चुके हैं, तो भाई वो अप्रवासी हो गए, वो अब भारत के नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अब बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में। तो ये अधिनियम 10 जनवरी 2020 से लागू है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के
देशों कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले 6 समुदाय, वो कौन कौन से, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी, मुस्लिम इसमें है नहीं, को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और इन्हें भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण अवैध प्रवासियों के रूप में भारत आए वहाँ के अल्पसंख्यक समूहों, इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं, को भारत की नागरिकता प्रदान करता है। ये अधिनियम उक्त 6 अल्पसंख्यक समूह के लोगों के लिए देशीयकरण की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। ठीक है, वरना क्या होती है कि देशीकरण की एक शर्त होती है कि आपको मतलब मिनिमम 11 वर्ष रहना होता है, लेकिन यहाँ पर ये घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। ये अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। साथ ही ये अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होता है। पारित हुआ था लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा में हुआ था उसके एक दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 2019 को, और इसकी सहमति मिल गई थी अगले ही दिन यानी 12 दिसंबर 2019 को, लेकिन लागू हुआ 10 जनवरी 2020 को यानी कि प्रवासी दिवस के बाद। अब बात करते हैं एनआरसी, बहुत चर्चा में रहा है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। ये एक प्रकार का रजिस्टर होता है जिसमें भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल होता है। जब किसी राज्य में नागरिकता संबंधी विवाद उत्पन्न हो और राज्य को लगे कि राज्य के भीतर अवैध विदेशी नागरिकों का प्रवेश हो गया है, तो केंद्र सरकार उसे ये अधिकार देती है कि राज्य के भीतर भारतीय नागरिकों की पहचान करे। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किए गए हैं। कब कब किए हैं? 86 में, 92 में, 2003 में, 2005 में और 2019 में। नागरिकता अर्जन के कुल तरीके कितने हैं? 5। नागरिकता की समाप्ति हो सकती है 3 तरीकों से। पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार का उपबंध है अनुच्छेद 6 में। और भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत से बाहर रहते हैं उनके लिए PIO कार्ड की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? 2002 से। नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित हुआ लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा। PIO तथा OCI कार्ड योजनाओं का विलय कर दिया गया नागरिकता संशोधन विधेयक 2015 में। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा जो संबंधित है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों से। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 6 अल्पसंख्यक समूहों के लोगों के लिए देशीकरण की अवधि 11 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है? 5 वर्ष। वह भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो उसे कहते हैं अप्रवासी भारतीय अर्थात NRI। भारत का संविधान एकल नागरिकता का उपबंध करता है ब्रिटेन की तरह। OCI कार्ड की स्कीम जो है वो कब चालू हुई थी? 2005 में। PIO कार्ड धारक को कार्ड धारक मान लिया जाएगा 9 जनवरी 2015 से। संविधान निर्माण के पश्चात संविधान के अनुसार भारत के नागरिक बने 4 श्रेणियों के लोग। नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है स्वैच्छिक त्याग से, वंचित किए जाने से तथा किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करने पर। भारत सरकार या विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन 2002 में किया गया था जिसके अध्यक्ष कौन थे? LM सिंघवी। तो साथियों हमने MCQ भी समझ लिया और हमने NRI, OCI, PIO, प्रवासी, अप्रवासी, इन सब कंसेप्ट टर्मिनोलॉजी को समझा और आर्टिकल 5 से लेकर 11 को भी समझा। तो इतना सारा कुछ हमने पढ़ लिया है साथियों, और अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और मुझे लगता है कि आपके कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अगर लाभ मिला है
तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और आप अपना मतलब फीडबैक भी दे सकते हैं। तो साथियों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने साथियों में शेयर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, बाय बाय।